ओम नमः शिवाय। ये ज्ञानगंज पार्ट 2 के अंदर जो भी मैंने विवरण दिया है वो मेरी अपनी सोच है। हाँ, ये जो भी लिसनर इसको सुनता है उसको एक्सेप्ट हो या ना हो वो उसकी मर्जी है। यहाँ पे किसी के ऊपर मेरा विचार थोपने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ मैंने अपने विचार रखे हैं जिससे मुझे सफलता मिली है। तो इसीलिए मैं ये विचार शेयर किया हूँ। आपको एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे कोई डिस्प्यूट करने का या किसी को ऊंचा दिखाने का या नीचा दिखाने का या किसी का क्रिटिसाइज करने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बोला गया है उसको कृपया पॉजिटिव वे में लेंगे, ऐसी आशा करते हुए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज पार्ट 2, इसके ऊपर बोलने से मुझे बहुत ही अत्यंत खुशी होती है। उसका कारण एक ही है कि जो लोग जानते थे उन लोगों का सतत और सतत पहली बार जब उन लोगों ने ज्ञानगंज का मेरा वीडियो देखा सुना, तो उसके बाद से लेके आज अभी तक जो भी पहचानते जो जानते उसका बार बार फ़ोन आता रहा, लगातार फ़ोन आता रहा और बोलते रहे कि भाई आप दूसरा पार्ट या इसके बारे में आगे आप कब ज्ञानगंज के बारे में बताएंगे। तो आज मजबूर होकर मुझे ये रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ी और मैंने कहा चलो अभी उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आप सबका और कमेंट भी बहुत सारी आई, तो उसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कि पहले जब मैं ज्ञानगंज के बारे में रिकॉर्ड करने बैठा था तो मुझे लगा था अभी आज के ज़माने में ये सब बात कौन मानता होगा, इसलिए मैं 2 बार सोचा और फिर सोचा चलो जितने लोग जानते हैं उतने तो इसका फ़ायदा उठाएगा। ये सोच के मैंने ज्ञानगंज पार्ट 1 रखा था। पर अभी ज्ञानगंज पार्ट 2 का टाइम हो गया है, तो चलिए आपका समय का इम्पोर्टेंस समझते हुए मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, आप आज का जो टॉपिक पे आप ध्यान दोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम ज्ञानगंज का दर्शन हर एक आदमी कर सकता है। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ मेरा सेंटेंस, हर एक आदमी को अधिकार है ज्ञानगंज का दर्शन करने का, वहाँ पे जाके उसके जो भी है उस देखने का और उसका अनुभव करने का हर एक आदमी को अधिकार है और वो जा सकता है। अभी क्यों नहीं जाता, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, आज उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और उसके आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रिकी आंसर न देते हुए कंपैरिजन करके ही समझाऊँ, ताकि उसमें दिक्कत ना आए और आप मेरा कहने का जो मर्म है, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो आप समझ सकें। ठीक है, तो मैंने जो पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि भाई एक अंग्रेज तो सशरीर मतलब फिजिकली ज्ञानगंज में जाके आया। यहाँ पे आपने ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य क्या था वो मैं बाद में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप हमारे शास्त्र धर्म के अनुसार आप देखो तो उसके अंदर जो भी हमारे जो गुरु होते हैं या जो भी संप्रदाय से है वो लोग हमें बहुत ही उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं कि भाई आपको ये करना है, तभी जाके आप शायद आपको ज्ञानगंज मिले। ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने उसके विरुद्ध में क्या बोला कि भाई एक अंग्रेज खुद सदेह मतलब फिजिकल शरीर से ज्ञानगंज जाके आ गया। अभी उसके अंदर जो भी सुनते हैं और जो पहुंचे हुए वो लोग बोलेंगे कि उसके पूर्ण जन्म का प्रताप होगा, कोई उसको जस्टिफाई करेगा कि भाई मिस्टेक पहुंच गया होगा। देखिए, वो अपने घर में विदाउट परमिशन कोई आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो वो तो ज्ञानगंज से ऊपर की सत्ता है। आप ये बात याद रखिए कि वो सब जस्टिफाई मत करिए, आप जो सेंस से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ वो समझिए। तो यही बात, क्योंकि ये जब मैं शुरू करने वाला था ज्ञानगंज पार्ट 2 तो मुझे लगा कि आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूं। बहुत सारे टॉपिक मैंने स्टार्टअप के बारे में सोचा, तब जाके मुझे याद आया कि हाँ इस टॉपिक को स्टार्टअप ये रहेगा जो सही रहेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेज जिसको ज्ञानगंज क्या है पता नहीं है, ठीक है, और वो उसकी जो आप रहनी कहनी देखोगे वो जो है वो अपनी जो संस्कृति है, या तो हमें जो हमारे धर्मगुरु संत श्री ने या पुस्तक में या कहीं से आपने सुना होगा वहाँ पे जो विवरण दिखाया गया है उसकी बिल्कुल ही विरुद्ध है, यानी कि कंट्रोवर्सी दोनों में देखने को मिलेगी।
तो कभी भी आपने ये सोचा कि अगर अंग्रेज कंट्रोवर्सी यानी कि उसके अनुसार नहीं होते, यहाँ तक कि वो ज्ञानगंज के बारे में जानता भी नहीं था कि ज्ञानगंज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक कहना चाहता हूँ कि फिर भी वो गया, एलिजिबल हो गया। तो इसका ये सीधा मतलब निकलता है कि अगर हम एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, तो ज्ञानगंज में जाना आसान है। चाहे उसको आप बाय मिस्टेक गिन लो या आपका पुनर्जन्म का, पुनर्कर्म का, जो भी गिनना लेवल को भी लगा लो, पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज्ञानगंज में जाने का हर एक व्यक्ति का अधिकार है और वो जा सकता है। पर क्यों नहीं जाता है, तो आज उसके बारे में ही बात चलेगी, बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कंट्रोवर्सी है। जैसे मेरा पहले से मानना है कि भाई, जैसे देखिए यहाँ पे किसी की क्रिटिसाइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने चॉइस के हिसाब से गुरु पसंद करते हैं, ठीक है। और मेरा खुद का ये मानना है कि हम होते कौन है गुरु चूज करने वाले, यानी गुरु पसंद करने वाले। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, दोनों का अपना अपना लेवल है, ये बात याद रखिए, ठीक है। पर मेरा हमेशा हर एक वीडियो के अंदर ये कोशिश रहता है कि आपको सही जानकारी दी जाए जिसके माध्यम से आप कुछ प्राप्त कर सके। तो आज मैं फिर से बोलता हूँ कि हर एक आदमी को अधिकार है ज्ञानगंज जाने का और ज्ञानगंज क्या है वो देखने का। तो उससे पहले वो समझते हैं कि हम कैसे जा सके, यानी कि एलिजिबल कैसे हो जाए। कोई भी साधना के बिना या कोई भी पुनर्जन्म के बात को न मानते हुए हम ज्ञानगंज जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं पहले थोड़ा बहुत आपको उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर ये आप फंडा पकड़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप अपनी घर पे बैठे हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप समझ लो कि आप अपने घर पे बैठे हो और आपको कहीं पे जाना है, ठीक है, और आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप किसी को रास्ता पूछोगे, वो रास्ता बताएगा, वो रास्ते के अनुसार आप जाओगे, आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको वो पहले जो बैकग्राउंड बोलते हैं वो बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। अगर आपने इसको सीरियसली सुना और समझा और उसके ऊपर अमल किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि ज्ञानगंज जाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ज्ञानगंज है क्या, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सली बात चल रही है। ज्ञानगंज को हमने एक सब्जेक्ट बना के रखा है कि ज्ञानगंज जो है उसके बारे में बहुत सारी उत्सुकता है। तो ज्ञानगंज जो है वो एक जगह, एक डेस्टिनेशन जो एक अदृश्य रूप से है, ठीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि दृश्य और अदृश्य क्या है। देखिए हर एक चीज जो अभी दृश्यमान है वो पहले अदृश्यमान थी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि जो भी चीज अभी दृश्यमान है वो पहले अदृश्यमान थी, और जो भी चीज अभी अदृश्यमान है वो भविष्य की दृश्यमान चीज होने की संभावनाएं है। अब कब होगी वो उसके समय अनुसार काम करेगी। एक ये फंडा हो गया। तो ज्ञानगंज एक अदृश्य जगह है जहां पे जाने की उत्सुकता हर एक को रहती है, ठीक है। पर एक बात याद रखिए, जितने ही हम लललारित या लल पापड़ है कहाँ पे जाने के लिए, वो अदृश्य सत्ता या अदृश्य डेस्टिनेशन या अदृश्य ध्यान देखने के लिए, जगह देखने के लिए हम लोग जो तरस रहे हैं, वैसे ही ये जो अदृश्य सत्ता है वो उसके एलिजिबिलिटी के अनुसार दृश्यमान जगह पे हम लोग जहाँ पे है उसको मिलने के लिए, उसके पास आने के लिए उतने ही ललितमान यानी कि उतने ही वो लोग भी तरसते हैं। ये बात आप एकदम से फैक्ट पकड़ लो, ठीक है। जैसे आप मैं उसको कैसे समझ, चलिए एग्जाम्पल में नहीं जाते, जो भी इतने में समझे तो ठीक है, वरना वो अलग बात है, ठीक है। वैसे ही अगर हम दूसरी तरह से देखें और थोड़ा इजीएस्ट एग्जाम्पल कर दूं तो आप समझ लीजिए कि समुद्र, आप हमारे अपने धर्म में भी देखेंगे तो पता चलेगा कि समुद्र से ही सब कुछ निकला है। आप शास्त्र पढ़ लेंगे, ठीक है। तो समुद्र एक बहुत ही चमत्कारिक जगह है और उसके अंदर कभी भी रिसर्च नहीं हुई है। वैसे भी बहुत सारी चीज समुद्र के अंदर, महासागरों के अंदर भी है, पर वो बात अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या बात करना चाहते हैं कि समुद्र भी दृश्य होता है, अदृश्य होता है। आज जहाँ पे समुद्र है, कहाँ कल नहीं था, द्वारिका नगरी पकड़ लीजिए, क्योंकि देखिए हर एक जगह पे एग्जाम्पल देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो लोग समझते नहीं है, लेवल नहीं होने की वजह से। तो देखिए समुद्र, एक समय था जब समुद्र नहीं था, यानी द्वारिका पकड़ लीजिए। आज वहाँ पे समुद्र है जहाँ पे पहले द्वारिका थी। तो मेरे हिसाब से एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि
हाँ, ये भी रिलेवेंट है। दृश्य और अदृश्य का पहले अभी ये डेफिनेशन चल रहा है, उसके बाद सीधा हम ज्ञानगंज पे चले जाएंगे। अभी इसके बाद का सीधा नेक्स्ट बेस है वो ज्ञानगंज है। तो पर ये सब थोड़ा बेसिक होता है जो पहले ट्रिट होता है, जिसके बारे में आपको पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने किसी को पूछा कि मेरे घर से मुझे स्टेशन जाना थे, वो बोलेगा अगले जगह पे ये चौराहा आएगा, वो चौराहे का नाम बोलेगा, ये बोलेगा, तो ये बैकग्राउंड होता है। इसी तरह से इसका ये बैकग्राउंड है। तो दूसरा बात है आदि और अंत। देखिए, जिसका आदि है वो अंत के बाद शुरू हुई वाली चीज है, और जो आदि है उसका अंत भी नजदीक है। आप समझ गए? ये एक लॉजिक आपको पकड़ के चलना है। और अभी सीधा अगर हम लोग बात आ जाते हैं स्वर्ग लोक, ये जो अपना ज्ञानगंज है वो क्या है, तो एक सिंपल सा बात आपको समझा देता हूं कि उसको ज्ञानगंज बोल दीजिए, स्वर्ग लोक बोल लीजिए, या कोई भी लोक का नाम दे दीजिए। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये लोक है, जैसे ज्ञानगंज हो गया उसका, या स्वर्ग लोक बोल लो, उसके अंदर हर एक का, जैसे हमारी पृथ्वी पे जैसे इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी तरह से उन लोगों का भी कैटेगराइज्ड एक लोक है, स्वर्ग लोक जिसको बोलते हैं, ज्ञानगंज बोलते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग नाम दिया गया। जैसे आपने सुना होगा अप्सरा, अप्सरा लोक, गांधर्व लोक, देवलोक, दानव लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, नाग लोक, ये सब हमने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। पर यही चीज अदृश्य लोक है, आप समझो। और यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि सब लोग, ये लोग हमारे पृथ्वी लोक पे, पृथ्वी को भी लोक बोला जाता है, ठीक है, पृथ्वी लोक पे आने के लिए ये लोग भी तरस रहे हैं। आपने शास्त्र पकड़ लीजिए, शास्त्र के अंदर उसके वो पूरा विवरण दिया गया है। वैसे ही हम लोग अदृश्य लोक के लिए बहुत तरसते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। और हम मानव का एक 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 वो रहता है, क्या बोले उसे, एक जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसके लिए हमें हमेशा ही एक खास प्रकार की तड़प रहती है। तो ये सब लॉजिक है। और दूसरा आप समझ लीजिए कि पहले, अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ज्ञानगंज जो है, हम ये कोई भी चीज ले, हम लोग टाइटल ज्ञानगंज ही रखे, पर ज्ञानगंज को अंदर जो भी क्रिया, उसके एग्जाम्पल भी हम लगे, उसको कंपेयर भी करेंगे। पर ज्ञानगंज के लिए वहाँ पे जो भी लोग हैं, मैंने पहले भी बताया, या फिर अप्सरा लोग है, गांधर्व लोग है, नाग लोग है, किन्नर लोग है, ये सारे के सारे लोग, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ना, वो इंडिया, ये पृथ्वी लोक में। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता था कि ये जो मैंने आपको लोक सब लिख के दिए हैं, या तो बोला हूँ, वो सब लोक के लोग आज भी पृथ्वी लोक में हमारे और आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ठीक है, क्यों? अभी आप बोलोगे साबिती क्या है, तो इसमें साबिती ये रहेगी कि देखिए, वही लोग तो साधना सिद्धि में पड़े रहते हैं। या आप देखिएगा, हमारे ही बीच में एक अलग सा आदमी दिखेगा, वो भक्ति रस में ज़्यादा होगा। एक आदमी आपको दिखेगा, वो एकदम से नेगेटिव एटीट्यूड में जाता रहेगा। एक मतलब उसको एक मानव समुदाय के अंदर, कहने का तात्पर्य कि ये सब लोग मानव समुदाय में ही आके बसे हुए हैं, जो अदृश्य से दृश्यमान सत्ता में, यानी पृथ्वी लोक पे आए हैं। अभी आप बोलोगे कुछ साबिती है तो दिखाओ, तो आप साबिती के लिए शास्त्र पकड़ो ना। आप सीधा जो मैं बोला हूँ उसको, जो भी जानते हो, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है या कहीं पे भी सुना है, और अगर आप आध्यात्मिक लेवल से जुड़े हो, तो आप तुरंत ही याद आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एविडेंस दे देता हूँ कि जो भी आप, अगर कोई सिद्ध संत महात्मा की अगर आप बुक पढ़ोगे, या उससे मिलन होगा, या उससे वार्तालाप होगा, या उससे किसी भी तरह से आपका समन्वय होता है, वार्तालाप का, वही आप आचार विचार होता है, तो उसके अंदर वो लोग बोलेंगे कि भाई मैं या मेरे गुरुजी नागलोक में गए थे, या नागलोक के आदमी यहाँ पे आए थे, उसको मिलना हुआ। और फिर आप देखोगे कि थोड़े समय बाद आप देखोगे तो वो उसके साथ एक जवान सा, एक छोटा सा बच्चा, एक जवान एक साधु मिलेगा। तो वो जो था वो बोलेगा कि इसको पहचाना, तो बोलेंगे कि नहीं, तो बोलेगा वो जो नागलोक से नहीं आया था, तो बोलेगा हाँ उस टाइम पे तो नागलोक में था, उसका शेप नाग वाला था। तो बोले अभी वो मानव मानव अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। और अपने धर्म के अंदर तो बहुत सारे आपने देखा है कि उनका सब अवतार दिखाए गए हैं, भगवान जिसको हम बोलते हैं कृष्ण अवतार है, और ये सब जो अवतार हम जानते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, यहाँ पे इन शॉर्ट में ये कहना चाहता था कि जितने भी अदृश्य लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दृश्य लोक से कनेक्टेड है, और जितने भी दृश्य लोग हैं
उससे अदृश्य लोक वाले भी कनेक्टेड है, और उन दोनों के बीच में हम और आप जैसे लोग जब सुनते हैं उन लोगों की बातें तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी कंपेयर क्या करेंगे कि जिससे हम लोग ज़्यादा एस्टोनिश्ड होते हैं, एस्टोनिश यानी आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है। अभी आश्चर्यचकित कैसे होते हैं कि जैसे हम किसी गुरुजी से हमने सुना कि भाई उसके गुरु या कोई भी थे जो ज्ञानगंज में गए, ठीक है। वो ये सब आपको कॉमन सा दिखेगा, जो कि हमें उसमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सा इसलिए बोल रहा हूँ, वो एक अलौकिक शक्ति है, पर उसको हम चाहे तो कितना कंपेयर करके उसको हम उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, उसकी सोच बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज्ञानगंज के अंदर जाने वाले जो भी लोग हैं बहुत कम हैं। उसमें दो आपको बताया था, जैसे हमारे जो धर्म धर्म के अंदर सिद्ध संत हो गए, उनका तो बार बार आना जाना रहते और बार बार वो लोग हमें उसके बारे में सूचित भी करते रहते कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है। और एक अंग्रेज जो सदेह उधर चला गया था, ठीक है। तो अभी अंग्रेज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि आप इन सबको सुनेंगे तो ओवरऑल आपको क्या जानने को मिला है। क्योंकि मैं अगर ये बोलूंगा कि मेरा अनुभव ये रहा तो फिर वो सवाल वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा लोगों ने जो बोला है, जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको ही हम कंपेयर कर लेते हैं। हमारा काम क्या है, मैंने जो बोला वही कि हर एक आदमी का अधिकार है ज्ञानगंज यानी अदृश्य सत्ता पे जाके विजिट करना और फिर वापिस आना, ठीक है। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि ज्ञानगंज को किसी ने इंस्टीट्यूट बोला है कि एक जगह है जहाँ पे ये जैसे हमारा कॉलेज है, आर्ट साइंस, ठीक है, कॉमर्स, ये जो फैकल्टीज है, ऐसे उसको इंस्टीट्यूट बताया गया। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि वो जो आदमी वहाँ पे पहुंचा, उन्होंने वो चीज़ का विजिट किया। वो हमारे यहाँ पे भी है, हम जो पृथ्वी लोक पे है वहाँ पे भी हर एक चीज़ का अपना एक इंस्टीट्यूट है। सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, तो वैचारिक व्यवस्था है, तार्किक व्यवस्था है, तो ये सब इंस्टीट्यूट हो गए। तो हमें वो जो इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे, उससे आश्चर्यचकित होते हैं मानता हूँ, पर उससे पहले क्या हम इसमें कितने सफल है वो देखिए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमर्स किया, ठीक है, तो कॉमर्स के अंदर मैं कितने सफल हूँ वो देखो। तो वो इंस्टीट्यूट में जो आदमी विजिट करने गया या जो सिद्ध साधक था उधर पहुंचा, तो उसको ये कंपैरिजन और ये कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि वहां पे लोग बोलते हैं समय का अभाव। अभी देखिए, समय का अभाव को समझाने के लिए मेरे पास दो एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये रहेगा कि देखिए, वो समय का अभाव तो आप अपने प्रतिपल आप अपने साथ भी महसूस करते हो। देखिए, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसको महसूस करने का जो तरीका है वो अगर आप जान जाओगे तो फिर आप ये कोई भी जगह पे आप जाओगे तो आपको कोई भी प्रकार का आश्चर्य नहीं लगेगा। और जब आपको आश्चर्य नहीं लगेगा तो आप उधर जाने के लिए वो तरीका आपको सहला हो जाएगा या इजी हो जाएगा, वो आप इजी वे में आप उधर चले जाओगे। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि वहाँ पे लोग जो भी गए वो लोग बोलते हैं कि समय थमसा गया है, थमसा जाता है। देखिए, कहीं पे भी समय रुकता नहीं है, थमता नहीं है। वो हर एक आदमी का अपना अपना समय है। आई रिपीट माई सेंटेंस, हर एक आदमी अपना अपना समय लेके आया है। उसका समय कभी फास्ट चलता है और कभी स्लो चलता है। अभी आप बोलोगे कि इसको प्रूव करके दिखाओ, तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे आपका कोई भी दिन आप बोलोगे यार आज पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया, तो वो पूरा दिन आप देखोगे आपको पता भी नहीं होगा और ख़त्म हो गया। और कभी कभी जब आप एंग्जाइटी में होते हैं तो वो 10 मिनट भी आपको 10 साल के ऊपर का समय लगा होगा, और वो इतना खतरनाक होता है कि वो आप जिंदगी भर वो 10 साल को, वो 10 मिनट का समय आप 10 साल तक झुरझुरते रहते हैं, ऐसे ही आपको वो महसूस कराता रहता है। तो ये जो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे आपको आश्चर्यचकित नहीं होते, तो फिर आप उस बात से क्यों आश्चर्यचकित होते हो कि ज्ञानगंज या तो फिर ये जो अदृश्य जगह है वहाँ पे समय का अभाव है या स्वभाव है या नहीं है, वो सिर्फ अपने ऊपर ही है। आप चाहो या आपके आसपास का जो वातावरण है वो ही डिसाइड करेगा कि आपका जो समय है वो अभाव में चल रहा है या आपके साथ चल रहा है। अच्छा, और एक एग्जांपल यहाँ पे देखने का मन करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया, अपने आसपास की परिस्थिति। अभी अपने आसपास की परिस्थिति के लिए भी बेस्ट एग्जांपल है। सपोज करिए कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ के एटमॉस्फेयर में डल चुके हैं।
अगर हम यहाँ से सीधा, मैं जब यूरोप गया था तो यूरोप में जो गए उसको पता होगा कि वहां पे सुबह 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे अगर आप देखोगे तो वहां पे सनराइज हो जाता है। और 6 बजे, सुबह 6 बजे आप देखोगे तो दोपहर का 12 बजे का जो अपने यहाँ पे सूरज होता है वो सुबह 6 बजे होता है। और यूरोप के अंदर आपने देखा होगा उस समय पे आप जाओगे तो रात को 10 बजे यहाँ का, अगर रात को 10 बजे की बात कर रहा हूँ, रात को 10 बजे यहाँ का जो शाम का 4 या 5 बजे का जो समय होता है, ऐसा उधर रात को 10 बजे का समय होता है। यानी रात उधर रात होती है 11 बजे के बाद और सुबह हो जाती है 3 बजे। तो देखा आपने, ये फर्क है। आप जापान चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाए तो आपको पूरा जो सूरज इधर से निकलता है वो उधर से देखोगे तो उधर से निकलता दिखेगा। तो कुल मिला के आप उधर जाके भी आश्चर्यचकित हो सकते हो। यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे आसपास ही वो सब चीज घटित हो रही है, वो सब चीज हमारे आसपास भी घटित हो रही है। आप उससे क्यों आश्चर्यचकित नहीं होते हो? पहले आप उससे आश्चर्यचकित हुए, उसे महसूस करिए, उसको जानिए, क्योंकि ये हमने जान लिया है तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मैं यूरोप जाके आया तो फिर मैं जाने के बाद अभी मुझे कोई नॉर्मल सा लगता है ये सब बात। जब मैं सुनता हूँ दृश्य सकता, ये समय का रुक जाना, तो ये मैंने महसूस किया है। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा बोलने का एक ही अर्थ है कि आप हर एक चीज को, हर एक प्रतिपल को अगर आप महसूस करना सीख गए, और आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो ये लेक्चर है उसके बारे में ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, और मुझे भी लागू होता है कि हमें हर एक प्रतिपल, प्रतिक्षण हमारे आसपास हर एक चीज, हर एक घटनाएं घटित होती रहती है। हम उससे कितने अवेयर हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि जितना हम लोग कुदरत से कनेक्ट रहेंगे तो ही हम वो जो सत्ता है उसको आराम से आकर्षित कर सकते हैं, या हम उससे आकर्षित हो जाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि सपोज करिए कि आपको जोरदार भूख लगी है, ठीक है, और सपोज करिए कि मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत जोरदार भूख लगी है। आप सच मानो, अगर मेरे पास वो मिठाई आ गई ना, मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? मन भर जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। आप समझे? तो अगर आप बाय मिस्टेक वो अंग्रेज की तरह ज्ञानगंज चले भी गए तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप लिख लो ये बात। तो आपको पहले कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको महसूस करना पड़ेगा। महसूस करो। आप जब तक धीरे धीरे करके महसूस करोगे, ये जो सब चीजें बताई है, तो अपने आप जो कंपेयर मैंने की है वो सब आप महसूस करोगे, तो आप अपने आप सोचोगे, समझोगे, जानोगे, तो कहा हाँ हाँ सही बात है। इसकी साधना के बारे में सब जानते हैं। साधना करना के जो तरीके हैं, ये यही साधना है। मेरे हिसाब से मैं इसको साधना गिनता हूं, ठीक है। जो हमारे, जो मैंने आगे बताया कि एक अंग्रेज जो था वो सदैव उधर चला गया, और हमारा जो धर्म संस्कृति वो बोलता है साधना करो, ये करो, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आप उसके बारे में कैपेबल हो जाओ। इन शॉर्ट, जब तक हम कैपेबल नहीं होते तब तक ये सब चीज अगर हमारे पास आ भी गई तो कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार पढ़ा भी है, कई बार सुना भी, और आपने भी सुना होगा कि कई संत लोगों को भगवान रूबरू आके चले गए, तब तक उसको पता भी नहीं चला कि उसके पास भगवान आके चले गए, ठीक है। आप नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एहसास होना, एहसास करना बहुत अलग बात है। तो ये सब बात याद रखिए। फिर आपने उसका निरसन दिखा है, शीश महल की तरह उधर है। ऑफकोर्स होगा ना, क्योंकि वो सब दैदीप्यमान जगह है, एकदम से दैदीप्यमान जगह है। तो वहां पे शीश महल यहाँ पे भी है। आप अगर आप जैसे उसमें 2-3 चीज एक साथ में ले लेता हूँ ताकि आपको एक साथ शॉर्ट में जहां तक हो सके समझा सकूं। उसमें आपको विवरण मिलेगा शीश महल का, या स्फटिक का सरोवर, ऐसा सब मिलेगा। तो ये बहुत दूर की बात है। मैं आपको यहाँ पर पृथ्वीलोक में ही दिखा देता हूँ। पृथ्वीलोक में आप सिर्फ गूगल पे जाइए और सिर्फ लिखिए बेस्ट झील इन द वर्ल्ड, तो आप देखोगे कि कई कई जगह पे ऐसी ऐसी झीलें हैं जिसका पानी कांच की तरह है। कांच आप समझ लो, यानी कि अरे वो सब छोड़ो ना, आप बड़ौदा चले जाओ। एक बार मेरा बड़ौदा जाना हुआ था, तो बड़ौदा मही नदी पे आप जाओगे, शांत वातावरण में आप जब उस नदी का पानी देखोगे तो वहां पे आप अंदर के जो छोटे से छोटा कंकर भी होगा ना, वो भी आपको दिख जाएगा। तो देखने का तरीका है। ये भी एक, मैं कहना क्या चाहता हूं, आप बोलोगे इसमें तुम नया क्या बोल, मैं नया बोल रहा हूं, मैं नया ये बोल रहा हूं, आप अपनी दृष्टि को चेंज करो।
आप अपनी दृष्टि को चेंज करिए, आप अनुभव करिए, महसूस करिए, आपको निश्चिंत ही ज्ञानगंज जाने का मार्ग से आप आकर्षित हो जाएंगे, या उसको मजबूर होकर आपको आकर्षित करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाणोद करके एक जगह है अपना राजपीपड़ा के साइड पे, उधर भी आप जाइए जहाँ पे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। कभी आपने महसूस किया जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है? आपने कभी महसूस किया है? आप उधर जाके 2 मिनट ठहरो। कितना? 2 मिनट, ज्यादा, अरे 2 मिनट छोड़ो, 30 सेकंड आप अगर उधर जाके ध्यान से, वो जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ से सरस्वती नदी, गुप्त सरस्वती नदी जहाँ के उद्गम उधर गुप्त सरस्वती निकलती है, मतलब त्रिवेणी संगम राजपीपड़ा के बगल में है, चाणोद जगह है। वहां पे जैसे ही सरस्वती नदी का जो जल अंदर से निकलता है, आप उसको 10 सेकंड देखो, 30 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो पानी आप देखोगे तो मुझे लगता है कि आप सोच में गिर जाओगे। और एक एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे पता है आज का मेरा जो लेक्चर है बहुत लंबा जा रहा है, पर मैं कोशिश करता हूँ, जब मैंने बोला है आपको कि मुझे आपको ज्ञानगंज ले जाना है तो ले जाना है, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो पानी को देख देख के बोल देते थे कि ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है, या नर्मदा का पानी है, तापी का पानी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो सिर्फ जल की अपनी आइडेंटिफिकेशन है, अपनी डेंसिटी है। आज का साइंस भी उसको नहीं बता सकता कि ये कौन सा पानी। वो लोग आज भी सिर खुजलते हैं कि ये कैसा संभव है। ये लोग पानी देख के बोल देते हैं गंगा का, और सच में वो गंगा का पानी होता है। जब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो लोग एनालाइज करते हैं, उसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब वो लोग देखते हैं तब उसको पता चलता है कि हाँ यार, इसका जो उसका जो नरेशन होता है, यस ये गंगा का ही पानी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो क्या ऐसे ही पता चल गया? नहीं, उसके पीछे अनुभव था। जैसे अभी मैंने बताया, जितना भी कॉन्फिडेंटली नाम लिया कि आप महिसागर में चले जाइए, या ये अपना चाणोद जाके उस गुप्त जो सरस्वती उसका पानी देखिए, तो महसूस किया, उसका एक्सपीरियंस किया, तब जाके पता चला कि हाँ ये सब संभव है। तो ये सब आप देखिए, जानिए। तो ये सरोवर स्फटिक का जो सरोवर है, जो ज्ञानगंज में है या स्वर्गलोक में है, तो वो जब आप देखोगे तो वो देखने का क्यों दिखाया गया है वो आपको तब पता चलेगा। और जब पता चलेगा तब आप मानोगे कि हाँ अभी कुछ बात बनी। फिर एक कॉमन सी बात आपको जानने को मिलेगी कि भाई उधर गए तो 2-3 रिक्त स्थान था, या एक रिक्त स्थान था, वहाँ पे मेरे गुरुजी थे या जो अदृश्य सत्ता थे उधर ले गए। उधर उन्होंने मुझे इशारा करके उधर बिठा दिया, और थोड़ी देर में मेरे पास ताज़ा फल आ गया। और फिर वो गुरुजी चले गए बोल के कि मुझे और जगह पे मीटिंग पे जाना है, फिर वो 2-3 दिन बाद आएंगे। एक्सरसाइज जैसा आपने सुना होगा। ये क्यों होता है? वो कभी सोचा आपने? वो इसीलिए होता है ताकि आप वो जो जगह है उसको महसूस करो, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो आप ग्रैब करो। ये कब होता है पहले ये आप बस समझ लो। यहां पे मैंने आपको आगे भी बता दिया। मैंने क्या बोला कि एक जो तरीका है वो आप गुरु को पसंद करते हो, और दूसरा जो तरीका है जो गुरु आपको पसंद करता है। ये जो तरीका जो बताया गया है ना, वो गुरु आपको पसंद करता है, वो तरीका है। ठीक है, गुरु जो आपको पसंद करता है, आपके अंदर जो बोलता है ना आपका समय नहीं आया, तो वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो आने तक वो राह देखते हैं। वो जब एलिजिबिलिटी आ गई तो वो लोग फिर वो हमें एहसास करा देते हैं, महसूस करा देते हैं। और बाकी रही बात उस समय पे अच्छे अच्छे फल आने की, तो देखिए हम लोग का सोच कितना मतलब सोच छोटा है। आप बोलोगे इसमें कहां से नई बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारी जो दुनिया है वही हम उधर भी ढूंढ रहे और उससे आश्चर्यचकित हो रहे। अभी उधर फल मिला तो मिला, उससे क्या फर्क गिरता है? अभी आप यहां से सपोज करिए आप कश्मीर चले गए, तो ऑफकोर्स उधर के जो फल होंगे उसको देख के आपको कभी आश्चर्यचकित हुए? नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? मैं हमेशा कोशिश करता हूं, और मैं आपको भी ये, मैंने क्या कहा, मैं आपको साधना करवा रहा हूं। मैं आपको साधना करवा रहा हूं, साधना करने का तरीका दिखा रहा हूं। अभी वो समय नहीं रहा है कि आप जंगल में चले जाओ और साधना करो। अभी जो तरीका है वो ये तरीका है साधना करने का। ये मेरा मानना है, आप माने ना माने वो आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, कुल मिला के हम जहां तक हो सके हमें कुदरत से कनेक्ट रहना है, और ये सब कुदरत से कनेक्ट रहने का तरीका है। और अगर आप कुदरत से कनेक्ट रहने का तरीका जान गए तो फिर आप कहीं पे भी जा सकते हो यार, कहीं पे भी जा सकते। आई कैन उसमें कुछ बोलने वाली बात नहीं है, बोलने वाली बात ही नहीं है। हाँ, उसमें एक स्टेज जरूर है, उसमें ये स्टेज जरूर है कि पहले आप वैचारिक से जाओगे,
उसके नहीं, उसमें दो तीन स्टेज है। जैसे अगर आप जानते नहीं हो तो फिर आप आपका गुरु या मतलब जिससे आप, जैसे अभी आप वीडियो से सुन रहे हो या किसी और को सुना होगा या बुक पढ़ी होगी, वो वैचारिक से आप जाओगे, परिकल्पना से। उसमें जब आपकी सिंसियरिटी आ जाएगी तब आप सूक्ष्म सत्ता से जाओगे, और उसके बाद सदेह भी जा सकते हो। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो आप डेफिनेटली सशरीर भी जा सकते हो। आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि आपको एलिजिबल होना है, और एलिजिबल होने के लिए हमें कुदरत की जो सत्ता है उससे जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनेक्ट रहना है। अच्छा, ये बात को आपको प्रूव करना है तो उसके लिए और एक बात बता देता हूँ कि आप क्या करिए कि कुछ नहीं, आप 5 मिनट ये लेक्चर सुनने के बाद आप 5 मिनट अपने विचार को स्टॉप कर दीजिए, और देखेंगे तो आप सुनोगे कि आपके आसपास में एक अद्भुत पक्षी की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, और आप सच नहीं मानोगे वो पक्षी हर रोज आके वो आपको डटोरता है, आप नहीं सुनते हो। तो उसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है। कुल मिला के सिद्धाश्रम जाने का हर एक व्यक्ति का अधिकार है, पर वो अधिकार हम नहीं जानते हैं, उधर जाने का तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए हम दिक्कत में आते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि हम साधना करने बैठ जाएंगे, ओम नमः शिवाय या शिव जी का नाम लेंगे या जो भी आप संप्रदाय से हो। मैं नहीं कहता हूँ कि वो तरीका गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सब भी जो भी तरीका आप अपनाते हो या मैं अपनाता हूँ, उसके अंदर फंडा याद रखिए। उसका फंडा या उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि कुदरत से कनेक्ट रहने का। अगर आप जितना भी हो सके उतना कुदरत से कनेक्ट रहोगे तो डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, और जितना आप में इम्प्रूवमेंट आएगा आप डेफिनेटली कोई भी जगह पे आप आराम से जा सकते हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो वो जो सत्ता है उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? वो वाला कि गुरु है वो अपने पास खींचा हुआ आएगा और बाकी का काम वो कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बनना पड़ेगा, ये बात को समझने के लिए भी मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि से फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, वो जो 2 महीने का बच्चा है वो कुछ भी उसको डिमांड है, उसकी डिमांड वो महसूस करे उससे पहले फुलफिल हो जाती है। वो कौन करता है? जो भी उसका टेकन केयर है। ठीक है, उसी तरह से हमें 2 महीने का छोटा बच्चा बनना है, यानी कि हमें कुदरत से कनेक्ट रहना है। हम कुछ नहीं जानते, हमें क्या पकड़ के चलना है हम कुछ नहीं जानते, वो सब जानता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। हमारी फर्ज में एक ही आता है कि हम कितना हमारे अगल बगल में जो कुदरती वातावरण है या कुदरत हमें जो बातचीत करता, आप कुदरत से बातचीत करो ना। कुदरत से बातचीत करने का तरीका है पक्षी का आवाज सुनो, कुत्ते की आवाज, इन शॉर्ट आपके आसपास में ह्यूमन को छोड़ के, इंस्ट्रूमेंट यानी जो भी यंत्रवत आवाज है उसको छोड़ के आप जो नैसर्गिक चीजें है उसका आवाज सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। तो मुझे विश्वास है कि वो सत्ता आपको खींचती हुई घसीटती हुई ले जाएगी। आप लिख लो ये बात, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर सके या उसमें कोई ना कोई रुकावट आ गई तो मैं आपको और एक गारंटी देता हूं कि वो जो सत्ता है वो घसीटती हुई आपके पास आएगी और आपको महसूस कराएगी, एहसास कराएगी, और वो सब चमत्कार आपके सामने एक के बाद एक रिप्रेजेंट कर देंगी। और वो देखोगे तो उसमें आपको अंदर से खुशी होगी, आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। आप समझ लो, आश्चर्यचकित होना और अंदर से तृप्त होना वो दोनों अलग बात है। तो आपको अंदर से तृप्ति होगी। मैं ऐसी कोई भी बात आपने देखा होगा यहाँ पे नहीं की जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाओ। मैंने यही बात की कि जिसके माध्यम से आप तृप्त हो जाओ। तो पहले आप कुदरत से तृप्त होइए तो अदृश्य सत्ता आपके हाथ में है। और आशा